हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एपेक्स नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएसएन का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम जो कि होता है मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स जो कि आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है गैस्ट्राइटिस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक गैस्ट्राइटिस। तो जैसा कि हमें पता है कि गैस्ट्रिक का मतलब होता है मेनली स्टोमक। तो फ्रेंड्स, जो गैस्ट्राइटिस होता है वो एग्जैक्टली होता है क्या? हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होती है? इट कैन बी डिफाइन एज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा दैट इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। यानी कि फ्रेंड्स, यह एक ऐसे डिसऑर्डर, ऐसे डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो स्टोमक की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। सच एज दिस कंडीशन, ये नॉर्मल हेल्दी म्यूकोसा है, इसके अंदर ज़्यादा रेडनेस देखने को मिल रही है और इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक फ्रेंड्स, अदर डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमक। स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्राइटिस। क्लियर फ्रेंड्स? ये मेनली कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। हम बात करें एक्यूट गैस्ट्राइटिस की, तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस किस वजह से हो सकता है? इट इज़ अकर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग एंड एस्प्रिन और नेसिड्स। यानी कि फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्टोमक की गैस्ट्रिक म्यूकोस मेम्ब्रेन होती है वो मेनली फूड पॉइजनिंग की वजह से या फिर ओवरडोज ऑफ एस्प्रिन या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के ओवर यूज़ के वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं हम नेक्स्ट बात करें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है? रिपीटेटिव एपिसोड ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड इट इज़ अकर ड्यू टू द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। मेनली क्या देखा गया है कि अगर बार बार रिपीटेटिव एपिसोड होते हैं किसके? एक्यूट गैस्ट्राइटिस के, या फिर जो एच पाइलोरिस बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, इस वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो अभी तक हमने फ्रेंड्स डेफिनेशन क्लियर किया, टाइप्स क्लियर किए। अब हम बात करते हैं कोजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस की। मेनली क्या कोज होते हैं गैस्ट्राइटिस होने के? हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। जो वेगस नर्व होती है अगर उसका हाइपर स्टिमुलेशन हो चुका है, यानी कि वो ज़्यादा वर्क कर रही है वेगस नर्व, तो इस वजह से भी गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ पेराइटल सेल। अब पेराइटल सेल का मेनली वर्क क्या होता है? पेराइटल सेल का वर्क होता है ये HCl का प्रोडक्शन करती है। अगर हमारे स्टोमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो इरिटेट रहेगी और इस वजह से वहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इंक्रीज नंबर ऑफ पेराइटल सेल, अगर पेराइटल सेल के नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि नॉर्मल नंबर से अगर ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे पेराइटल सेल के, तो इस वजह से HCl का सिक्रेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर HCl का सिक्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा तो स्टोमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इरिटेट देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करें स्पाइसी फूड, अगर ज़्यादा तला भुना खाना या ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना एक पर्सन अगर यूज़ कर रहा है, वो खा रहा है, तो इस वजह से भी हमें गैस्ट्राइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। एच पायलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से, और मेनली एक कंडीशन देखी गई है स्ट्रेस की वजह से। जो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस से सफ़र करता है उसके अंदर भी गैस्ट्राइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें रिस्क फैक्टर की, तो रिस्क फैक्टर क्या देखने को मिलेंगे हमें इसमें? एक तो मेनली होता है अल्कोहल। जो भी पर्सन ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करता है तो इस वजह से भी उसके अंदर गैस्ट्राइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। स्मोकिंग एंड टी एंड कॉफ़ी। फैमिली हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, अगर किसी पर्सन के अंदर फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि उसके पेरेंट्स को या फिर उसके सिबलिंग्स को ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसके अंदर मे भी पॉसिबल चांसेस है कि ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अल्सरजेनिक ड्रग, यानी कि अगर वो ओवर यूज़ कर रहा है किस चीज़ का? एस्प्रिन का या नेसिड्स का, तो भी उसके अंदर गैस्ट्राइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि इस कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट बात करें हम बर्पिंग, ब्लीचिंग या हिकअप्स। यानी कि बर्पिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ गैसेस थ्रू द माउथ, यानी कि माउथ से गैसेस का एक्सपल्ड आउट होना। ब्लीचिंग और डकार वाली कंडीशन हिकअप्स, यानी कि हिचकी आना। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इंडाइजेशन, यानी कि
डिस्कम्फर्ट इन स्टोमक यानी कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाना। पायरोसिस का मतलब होता है हर्ट बर्न, यानी कि एक स्टोमक के अंदर हमें एक जलन से या फिर मतलब कहते हैं इरिटेबल सेंसेशन देखने को मिलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिस कंडीशन को हम परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। सोल टेस्ट इन माउथ के अंदर हमें सोल टेस्ट देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि पेन देखने को मिलेगा। नोज़िया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। स्टूल विद ब्लड, हमें स्टूल के अंदर ब्लड देखने को मिलेगा। वेट लॉस यानी कि पेशेंट का वेट कम होगा। हिमेटेमेसिस यानी कि वॉमिटिंग के अंदर ब्लड प्रेजेंट हो सकता है। हेडेक देखने को मिलेगा और वॉमिटिंग की वजह से व्यक्ति के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि जब से डिजीज़ अकर हो रही है वहाँ से साइन एंड सिम्टम अकर होने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। देखते हैं हम इसमें क्या होता है। ड्यू टू द एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से इंक्रीज नंबर ऑफ पेराइटल सेल, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पेराइटल सेल के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमें, इंक्रीज अग्रेसिव फैक्टर एंड डिक्रीज डिफेंसिव फैक्टर। अब ये जो अग्रेसिव फैक्टर है एंड जो डिफेंसिव फैक्टर है वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, यानी कि अग्रेसिव फैक्टर तो ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इरिटेट करेंगे, और डिफेंसिव फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। अब डिफेंसिव फैक्टर में मेनली क्या जो म्यूकस होता है, म्यूसिन होता है, वो पाए जाते हैं। तो यानी कि अगर जो इरिटेट करने वाले सब्सटेंस हैं या फैक्टर है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और जो प्रोटेक्ट करने वाले फैक्टर है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो क्या होगा, इंक्रीज इरिटेबिलिटी या फिर हो जाएगी डैमेज ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, या फिर जो गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी। इस वजह से क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इस वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर। इस वजह से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स में मेनली वही बर्पिंग, डिस्पेप्सिया, पायरोसिस, हेडेक, नोजिया देखने को मिलेंगे, और कंडीशन अगर हो जाएगी गैस्ट्राइटिस की। हम वहीं बात करें इसकी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम मेनली साइन एंड सिम्टम के आधार पर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करेंगे, एंड इसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट। तो फ्रेंड्स, यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो मेनली हेलिकोबैक्टर पायलोरस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। काहे के लिए किया जाता है, एच पायलोरस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें मेनली दो हमें एक कंडीशंस को हमेशा ध्यान में रखना होता है। वो कंडीशन क्या होती हैं कि जो हम जब इस टेस्ट को कर रहे हैं तो इससे एक वीक पहले हम जो भी पेंटोपेराजोल, ओमेपेराजोल, यानी कि जितने भी हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन होती है उनको हम अवॉइड करते हैं। और इसी के साथ हम 24 आवर्स के पहले सिमेटिडिन, रेनिटिडिन या फिर जो निज़ाटिडिन वाली मेडिसिन होती हैं उनको भी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। हमें दो कंडीशन ध्यान रखनी है। एक वीक पहले तो हमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अवॉइड करना है, और उसी के साथ हमें H2 ब्लॉकर यानी कि निज़ाटिडिन, फेमेटिडिन, रेनिटिडिन वाली जो मेडिसिन होती हैं वो हमें 24 आवर्स के पहले अवॉइड करनी है। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम जीआई एंडोस्कोपी। जो जीआई अपर एंडोस्कोपी होती है उसको हम मेनली इसोफेजियो गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसोफेजियो गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम क्या चेक करते हैं, इसके थ्रू हम कंप्लीट इसोफेगस को, स्टमक को और ड्यूडेनम को चेक करते हैं। और इसके साथ हम और क्या है, इवेल्युएट कर सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं विद हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन और परफॉर्म, हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। हम बात करें इसी के साथ इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट में मेनली मेडिसिन को रखा जाता है। मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एंटीबायोटिक में हम ऑक्सीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लेथ्रोमाइसिन देंगे। एंटासिड में हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स देंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हम ओमेपेराजोल, रेवेपेराजोल, लेस्नोपेराजोल देंगे। H2 ब्लॉकर में हम रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन मेडिसिन देंगे। एंटीएमेटिक में हम डोमपेरिडोन देंगे। एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन के लिए हम मेनली मेटोनिडाजोल को यूज़ करेंगे। और गैस्ट्रिक इरिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम मेनली एक सुक्राल फेट सिरप प्रोवाइड करते हैं। कौन सी करते हैं फ्रेंड्स, सुक्राल फेट, जो सिरप कंडीशन में, सिरप फॉर्म में पाई जाती है। वहीं हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल डिवीजन ऑफ वेगस नर्व टू एलिमिनेट द वेगस नर्व इम्पल्सेस डेट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ
HCl। यानी कि इसमें क्या करना होता है हमें, इसके लिए एक सबसे सिंपल सा सर्जिकल इंटरवेंशन होता है। वो क्या होता है कि हम जो वैगस नर्व होती है उसका एक पार्ट को एक हिस्से को रिमूव कर देते हैं, जिसके द्वारा अगर वैगस नर्व को हम हटा देंगे तो इससे कम इम्पल्स जनरेट होंगे, और कम इम्पल्स जनरेट होंगे तो HCl का सिक्रेशन भी हमें कम देखने को मिलेगा। हम वहीं बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना होता है, एडमिनिस्टर्ड IV फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, हमें IV फ्लूइड लगाएंगे। प्रोवाइड क्लियर फ्लूइड लिक्विड इन अ स्मॉल अमाउंट व्हेन ओरल इनटेक इज रिज्यूम्ड एंड प्रोग्रेस डाइट एज टॉलरेट। यानी कि पेशेंट जितने डाइट को टॉलरेट कर पाता है हम उसको स्मॉल अमाउंट में प्रोवाइड करवाएंगे। एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड इफ़ वॉमिटिंग एंड डायरिया। अगर वॉमिटिंग एंड डायरिया की कंडीशन है तो हम उसके रिगार्डिंग मेडिसिन देंगे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टेक गैस्ट्रिक इरिटेंट फूड। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप ऐसे फूड को अवॉइड कीजिए जो कि गैस्ट्रिक इरिटेशन करते हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड, अल्कोहल वगैरह, इनको हम अवॉइड करने को बोलेंगे। हम वहीं बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस की, जो कि नर्स का एक मेजर रोल होता है, मेन फंक्शन होता है नर्स का नर्सिंग डायग्नोसिस करना। रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू हेमोरेज एंड ब्लीडिंग वाया वॉमिटिंग एंड स्टूल। हेमरेज की कंडीशन क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर वॉमिटिंग में एंड स्टूल के अंदर अगर ब्लड कंटेन जा रहा है तो रिस्क ऑफ हो सकती है आएगा फ्लूइड वॉल्यूम का टू हेमोरेज की कंडीशन में। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू चेंजेस इन डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड अल्टर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। यानी कि न्यूट्रिशन इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है, किसके वजह से, इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के वजह से। पेन रिलेटेड टू अल्टरेशन इन कंटिन्यूटी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। हमें पेन देखने को मिलेगा क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकोसा की कंटिन्यूटी में ब्रेक डाउन हुआ है। डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सेल्फ केयर एंड डिस्चार्ज नीड। डेफिशिएंट नॉलेज, हम नॉलेज को चेक करेंगे किसके रिगार्डिंग, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर एंड डिस्चार्ज नीड के रिगार्डिंग। एंजाइटी देखने को मिलेगी, किसके रिगार्डिंग देखने को मिलेगी, एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज इन हेल्थ स्टेटस एंड डिजीज प्रोसेस। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ गैस्ट्राइटिस। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एंड व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।